लियोनार्दो दा विंची। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जिसने दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग मोनालिसा को बनाया है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या लियोनार्दो सिर्फ एक आर्टिस्ट थे या वे एक आर्टिस्ट से बढ़कर कुछ और भी थे। दोस्तों, लियोनार्दो ने ही दुनिया में पहली बार हार्ट आर्टरी डिजीज के बारे में पता लगाया था। उन्होंने इंसानी शरीर को अंदर से समझने के लिए हॉस्पिटल के मुर्दों पर स्टडी किया हुआ था। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुल 30 मुर्दों के शरीर को काटा हुआ था। असल में लियोनार्दो खुद को एक आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा एक वैज्ञानिक मानते थे। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे ही अहम बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वे कोई आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट थे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लियोनार्दो दा विंची का जन्म सन 1452 में इटली के विंची के पास के एक गांव में हुआ था, जो कि फ्लोरेंस शहर से थोड़ी ही दूर पर बसा हुआ था। उनके पिता एक मशहूर वकील थे, जबकि उनकी मां एक गरीब किसान की बेटी थी। असल में उनके माता पिता ने आपस में शादी नहीं की थी, जिसके चलते लियोनार्दो एक नाजायज औलाद के रूप में पैदा हुए थे। हालांकि लियोनार्दो अपने शुरुआती जीवन में किसी भी तरह की कोई शिक्षा हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन दोस्तों उनके आर्टिस्ट होने की खूबी उनके अंदर बचपन से ही नजर आने लगी थी। और इसीलिए जब उनकी उम्र 15 साल हुई तो उन्होंने फ्लोरेंस के मशहूर आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरेक्यो को ज्वाइन करके उनसे आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि बहुत कम समय में ही लियोनार्दो अपने गुरु वेरेक्यो से भी बेहतर पेंटिंग बनाने लगे थे। और उन्होंने जब बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की एक पेंटिंग बनाई तो उनकी इस पेंटिंग को देखकर वेरेक्यो ने ये कसम खा ली थी कि वे जिंदगी में फिर कभी भी पेंटिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि लियोनार्दो की पेंटिंग उनकी पेंटिंग से कई गुना ज्यादा बेहतर थी। दोस्तों, लियोनार्दो एक स्लो पेंटर थे, जिसके चलते उनकी ज्यादातर पेंटिंग कभी पूरी ही नहीं हो पाई है। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत सी अलग अलग चीजों में दिलचस्पी थी, जिनकी वजह से उनकी एक एक पेंटिंग को पूरा होने में कई कई साल लग जाते थे। असल में लियोनार्दो इंसानी शरीर को सिर्फ कैनवास पर उतारने के ही शौकीन नहीं थे, बल्कि वो इसके बारे में गहराई से समझने की भी इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि अपनी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को वे उसकी रहस्यमयी मुस्कान इसलिए दे पाए थे क्योंकि उन्होंने इंसान के चेहरे की उन सभी मसल्स का गहनता से अध्ययन किया हुआ था जो हंसने में इन्वॉल्व होती है। हालांकि दोस्तों, उस जमाने में मानव शरीर को अंदर से समझना इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि तब ना तो इसके बारे में कोई मेडिकल किताब लिखी गई थी और ना ही कहीं पर किसी इंटरनल ऑर्गन का कोई फोटो मौजूद था। इसलिए दोस्तों, लियोनार्दो इंसानी शरीर को अंदर से समझने के लिए हॉस्पिटल के मुर्दों पर स्टडी किया करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुल 30 मुर्दों के शरीर को चीड़-फाड़ करके स्टडी किया हुआ था और उनसे मिली सारी जानकारी को चित्रों के रूप में हजारों पेजों पर उतार दिया था। उन्होंने अपने इन नोट्स में इंसानी शरीर के जो चित्र बनाए थे वो एक्यूरेट होने के साथ ही बहुत ज्यादा साफ भी थे। यहाँ तक कि उन चित्रों का इस्तेमाल एनाटॉमी पढ़ाने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, लियोनार्दो के उन चित्रों को देखकर लगता है कि शरीर के सभी अंगों में उन्हें दिल से सबसे ज्यादा लगाव था, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी दिल पर ही की हुई है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उस समय दिल के बारे में जो मेडिकल इन्फॉर्मेशंस दी उसमें लगभग सारी बातें पूरी तरह एक्यूरेट थी। दरअसल लियोनार्दो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि हार्ट एक मसल होता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और ब्लड फ्लो के बने रहने के लिए इसका आर्टेरियल वॉल्व खुलता व बंद होता है। साथ ही लियोनार्दो ने ही दुनिया में पहली बार दिल की धमनी के रोग के बारे में पता लगाया था। दोस्तों, वो अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे थे, जिसके चलते उस समय उन्हें और उनके काम को बहुत कम लोग ही समझ पाते थे। वैसे उनके मामले में ये चीज भी हमेशा एक रहस्य ही रही कि उन्होंने अपने किसी भी काम या रिसर्च को कभी पब्लिश क्यों नहीं किया। यहाँ तक उनके नोट्स भी 18वीं सदी के अंत में उनकी मौत हो जाने के 250 साल बाद खोजे गए थे। अगर उनके द्वारा बनाए गए ये नोट्स पहले मिल जाते तो दोस्तों ये मेडिकल साइंस की तरक्की में काफी मददगार साबित हो सकते थे। दोस्तों, लियोनार्दो ने जिस तरह पेंटिंग और एनाटॉमी में महारत हासिल की थी, ठीक उसी तरह उन्होंने बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया हुआ था। उनके द्वारा बनाए गए पौधों के स्केच इतने एक्यूरेट होते थे कि उनका इस्तेमाल साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने अपना काफी सारा समय पानी के बहाव को समझने पर भी खर्च किया था।
और इसके बारे में उन्होंने 72 पेज की एक पूरी डायरी लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने समुद्र, नदियों और नहरों के अंदर पानी की अलग अलग मोशन को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था। लियोनार्डो की इस डायरी का नाम कोडेक्स लाइसेस्टर है, जिसको बिल गेट्स ने $31 मिलियन की बड़ी रकम में खरीदा था। और इसी के चलते ये डायरी आज भी दुनिया में अब तक बेची गई सबसे महंगी किताब कहलाती है। दोस्तों, दा विंची ने लॉक यानी जलपाश का भी इन्वेंशन किया था, जिसका इस्तेमाल आज भी दुनिया भर की नहरों और जल मार्गों में किया जाता है। वैसे इंजीनियरिंग के मामले में उनका कंट्रीब्यूशन पानी से लेकर आसमान तक रहा है। दरअसल दा विंची ने साल 1490 में मिलिट्री इंजीनियर के पद पर कार्य करते हुए एक उड़ने वाली मशीन का डिजाइन तैयार किया था, जिसको उन्होंने उस समय एरियल स्क्रू का नाम दिया था। हालांकि वे अपनी इस मशीन पर प्रैक्टिकली कभी काम नहीं कर पाए, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया वो मशीन डिजाइन मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स को बनाने में काफी मददगार साबित हुआ था। इसके अलावा उन्होंने पैराशूट को भी डिजाइन किया था और उनके उसी डिजाइन से इंस्पायर होकर 500 साल बाद दुनिया का पहला पैराशूट बनाया गया था। यानी उन्होंने उस जमाने में वो चीजें बनाने का प्रयास किया जो आज उनकी मौत होने के 500 साल बाद दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं। और दोस्तों, इसी से पता चलता है कि वो अपने समय के हिसाब से कितना ज्यादा आगे थे। दरअसल लियोनार्डो एक ऐसे जीनियस थे जो सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि अपनी आर्ट में भी मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया करते थे। और उनके द्वारा बनाई गई द लास्ट सपर नाम की ये पेंटिंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है। दोस्तों, लियोनार्डो नई चीजों को ट्राई करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते थे। उस समय फ्लोरेंस में पेंटिंग बनाने से पहले उसकी आउटलाइन तैयार की जाती थी, जिससे पेंटिंग बहुत ज्यादा शार्प और सुंदर नजर आती थी। लेकिन लियोनार्डो ने इसकी जगह पेंटिंग की एक नई टेक्निक फुमातो में महारत हासिल की, जिसमें पेंटिंग बिना आउटलाइन के बनाई जाती थी। और उनके द्वारा बनाई गई मोनालिसा पेंटिंग फुमातो टेक्निक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा वे अपने पेंटिंग के रंग दूसरे लोगों से काफी अलग तरह के इस्तेमाल किया करते थे। दरअसल दोस्तों, उस समय ऑयल पेंट की क्वालिटी को मेंटेन रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। इसलिए दा विंची ने अपने केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके अपने लिए खास किस्म के रंग बना रखे थे, जो समय के साथ इतनी आसानी से डार्क नहीं होते थे। यानी अपने आर्ट में भी उन्होंने साइंस का भरपूर इस्तेमाल किया हुआ था। और उनकी इन्हीं सब स्किल की वजह से फ्रांस की राजा फ्रांसीसी I ने उन्हें अपने प्रीमियर पेंटर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया हुआ था, जबकि उस समय वे 60 साल की उम्र पार कर चुके थे। दोस्तों, दा विंची ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि आधे चांद के दोनों पॉइंट्स के बीच में आखिर लाइट नजर क्यों नहीं आती है। हालांकि उनकी इन सब बातों पर उस समय किसी ने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन उनकी मौत के सैकड़ों सालों बाद लोगों को ये समझ आया कि उनकी कही गई लगभग सभी बातें पूरी तरह सही थी। दोस्तों, 2 मई 1519 के दिन 67 साल की उम्र में दा विंची इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। लेकिन अपने पूरी जिंदगी की रिसर्च, नोट्स और अपनी उन पेंटिंग्स आदि को छोड़ गए थे, जिसको केवल समझने में ही हम लोगों को कई सदियों का समय लग गया। दा विंची आज दुनिया में भले ही अपने आर्ट के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं, लेकिन असल में वो एक आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा एक इन्वेंटर और साइंटिस्ट थे, जिनके जैसा जीनियस इस दुनिया में आज तक दोबारा नहीं देखा गया। तो गाइस, अगर आप हैं एडवेंचर के शौकीन और आपको भी मेरी तरह घूमना पसंद है, तो आप मेरे ट्रैवल व्लॉग वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस, जल्दी ही मैं उस पर एक गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो गाइस जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।